और रूस की तरफ से भी जो कहा जा रहा है कि अब यूक्रेन की तरफ से गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल होगा? सक्सेसफुल कहने का मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस उतना पैदा कर पाएगा कि रसिया को थोड़ा बहुत परेशान कर सके? नहीं, बिल्कुल करेगा, बहुत परेशान करेगा। अगर रशियन सोल्जर्स रहेंगे यूक्रेन के अंदर, देखिए आप ऑक्यूपेशन आर्मी और ये अर्बन वॉरफेयर होता है, राइट? कोई किस बिल्डिंग में, कोई कहां चला गया, ये वो। तो जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। मानो जैसे आईआरए, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी या कुछ नाम था, जो नदर्न आयरलैंड में लड़ती थी। तो ये अर्बन वॉरफेयर में, अर्बन एरियाज में गुरिल्ला वॉरफेयर को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। आपको क्या पता कौन, इतने फ्लैट्स है, अपार्टमेंट्स हैं, किसके घर पे राइफल है। आप कहीं जा रहे हैं सड़क में, सोवियत सोल्जर सड़कों में खड़े हैं, ऊपर से मार, नीचे से मार रहा है। तो गुरिल्ला वॉरफेयर बहुत इफेक्टिव हो जाता है अर्बन एरियाज में, अगर लोगों में मतलब जज्बात हो। और यूक्रेन में लोगों में जज्बात है। बहुत लोग हैं जो रशिया के बहुत खिलाफ है। बाय द वे, यूक्रेन के अंदर करीब 1/3 लोग हैं जो रूसी ओरिजिन के हैं, तो उसको अलग छोड़िए। तो गुरिल्ला वॉरफेयर मेजर हो जाएगा, रीजनेबल हो जाएगा, तंग कर देगा अगर रशियन आर्मी वहां रह जाती है। तो इसीलिए मेरे विचार से रशियन आर्मी शायद जल्दी आएगी, जल्दी काम करेगी, जल्दी किसी को बिठा। अगर ये गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू होता है जैसा कि दावा किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि युद्ध खत्म होना ये कोई खास नजदीक नजर नहीं आ रहा आपको? ये लंबा किस्ता नजर आ सकता है? ये यूक्रेन के अंदर युद्ध कहो या कयास कहो, ये तो अब सालों चलेगा। रशियन आर्मी आकर के कुछ तो कंट्रोल अपने पास रखेगी कुछ समय के लिए। डिपेंड करता है कुछ चीजों को। यूक्रेन की पार्लियामेंट के आसपास रशियन आर्मी खड़ी है, पूरा रेडियो स्टेशन को कंट्रोल रखेगी, आर्मी बेसिस पे रहेगी रशियन आर्मी। बट अगर रशियन आर्मी बाहर आती है सड़कों पे लोगों को दबाने के लिए, तो रशियन आर्मी को लॉस होगा। तो इसलिए रशियन आर्मी वापस शायद मेरे विचार से जानी चाहिए, कुछ चीजों पे कंट्रोल रखेगी और जल्दी से जल्दी लोकल यूक्रेनियन पॉलिटिशियंस को हैंडओवर कर देगी। फिर ये लोग लड़ते रहे, मरते रहे। रशिया का क्या जाता है, यूक्रेन तो तहस नहस हो रहा है ना। और यूक्रेन, ज़ेलेंस्की के पास अब विकल्प क्या है? वो वीडियो जारी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं कीव में हूं, मैं हार नहीं मानूंगा, हम लड़ते रहेंगे, मैं देश छोड़कर नहीं गया हूं, छुपा नहीं हूं। ज़ेलेंस्की के पास विकल्प क्या है और ये वीडियो जारी करके क्या संदेश वो देना चाहते हैं? 2-3 है। एक तो वो ठीक काम कर रहे हैं, इनफैक्ट उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो एक तरह के लीडर हैं, हीरो हैं या बन रहे हैं। वो मतलब अपनी स्पिरिट ऊंची रख रहे हैं में देश की। बट रियलिटी ये है कि कोई विकल्प नहीं है इनके पास जो दिखता है अभी। रशियन आर्मी आ गई, ओवरटेक कर गई, तो ज़ेलेंस्की के पास क्या ऑल्टरनेटिव बचेगा? अगर ये सारा हो गया जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ज़ेलेंस्की के पास ये होगा, यूक्रेन से इमीडिएटली निकल जाएं। एक वक्त आएगा, क्योंकि इनको मारना डेफिनेटली रशियन आर्मी का ऑब्जेक्टिव एक है। रशिया ये प्लान कर रहा है और कहते हैं कि रशिया ने लिस्ट भी बना रखी है कि यूक्रेन की, और आज पुतिन ने भी कहा है, पुतिन ने यूक्रेनियन आर्मी को कहा है ना, आप अपनी लीडरशिप हटाओ। पुतिन बड़ी स्मार्ट गेम खेल रहे हैं कई बार। मैं ये नहीं कहता पुतिन की सुपरमैन है जैसे बहुत लोग कहते हैं, बट देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। उन्होंने आज कहा है कि यूक्रेनियन आर्मी, आप कंट्रोल ले लो अपने देश का, और जो लीडरशिप है ना आपकी पॉलिटिकल, इसको हटाओ। अब पॉलिटिकल लीडरशिप को नंबर 1 ज़ेलेंस्की और उसके एडवाइजर्स, उसके मिनिस्टर्स। लेकिन ज़ेलेंस्की को हटाएगा कौन? यूक्रेन की सेना? नहीं, ये तो पुतिन ने बोला है ना, ये तो पुतिन डिवाइड क्रिएट कर रहा है। बट ज़ेलेंस्की को हटाने का क्या मतलब है? अगर कल को रूस की सेना आ जाती है, यूक्रेन में पार्लियामेंट को घेर लेती है, ज़ेलेंस्की कहीं है नहीं, तो ज़ेलेंस्की तो हट गए। अब कहीं छुपे हैं, किसी घर में बैठे हैं, या कहीं अपने किसी गांव में चुपचाप और कुछ कर रहे हैं। तो ज़ेलेंस्की के पास ऑप्शंस उस तरह की जा रही है। और जो इन्होंने सोशल मीडिया में इश्यू करा है, अंडरस्टैंड, आई अप्रिशिएट दैट। पर ये दुनिया रियल वॉर है, कोई सोशल मीडिया। याद है आपको एक आइस बकेट चैलेंज चला था कि बर्फ भर के बकेट अपनी डालो और मीडिया में पोस्ट कर दो, या हम भी काफी ऐसी चीजें करते हैं। तो सोशल मीडिया मतलब आप किस बूते पे चैलेंज कर रहे हो? आई मीन दैट्स द रियलिटी, बट है युद्ध जमीन पर लड़ा जा सकता है, सोशल मीडिया पर नहीं, आप यही कहना चाहते हैं?
हाँ श्योर, बट एट द सेम टाइम याद रखिए सोशल मीडिया प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल मोरल बूस्टिंग में। तो अगर आप हिम्मत रख के लोगों को इंस्पायर करो तो लोग, तो जो रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, गुरिल्ला, चाहे ज़ेलेंस्की चले भी जाएं, कई साइड भी हो, पर इन एनी केस यूक्रेन के अंदर गुरिल्ला अर्बन रेजिस्टेंस रशियन आर्मी के खिलाफ बनेगी है। तो रशियन आर्मी के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा जितना जल्दी आए, जितना जल्दी तहस नहस करना है करें, किसी पपेट को बिठाएं, ये वो करें और वापस जाएं, और कुछ क्रिटिकल एरियाज को अपने कंट्रोल में रख लें। और उसके अलावा ये जो बात कर रहे थे ना, डॉनबास रीजन से लेकर के पूरा ओडेसा तक, उसको ऑक्यूपाई करे रशियन आर्मी, और वहां पर भी रेजिस्टेंस होगी। आपने मानो 50 किलोमीटर की एक बेल्ट पूरी कर ली, तो वहां पे लोकल यूक्रेन आपसे लड़ेंगे, तो वहां आप लड़ो मारो उनको। उस केस में आपने यूक्रेन को समुद्र से ब्लॉक कर दिया, यूक्रेन ना कुछ, नॉट यूक्रेन तो फिर बचा ही ना, एक्सपोर्ट क्या करेगा, यूक्रेन को चल ही ना, तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, इंपोर्ट नहीं कर सकता, तो यूक्रेन को आपने टोटल न्यूट्रलाइज कर दिया है। शायद ये एक सिनेरियो है। ठीक, रविंदर, मुझे बताया गया कि आप 2 बजे तक हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक आखिरी कमेंट के तौर पर मुझे ये बताइए कि अगले कुछ घंटे, यहां से अगले 12 घंटे, अगले 24 घंटे, इसमें क्या बड़ा होने की संभावना है, क्या निर्णायक हो सकता है? 2-3 चीजें हैं, डिपेंड करता है। एक तो ऑब्वियसली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का वोट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है। दूसरा, जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी चल रही है, जो ये चल रहा है अभी, ये चलता रहेगा, हमें पता नहीं इसका क्या होगा, बट ये चलेगा। तीसरा एक और एलिमेंट हो सकता है, मेरे ख्याल से डिपेंड करेगा। देखिए, गैस और ऑयल बहुत बड़ी कहानी हो गई है। यूरोप में गैस की शॉर्टेज और प्राइस, कीमतें ऑलरेडी हाई चल रही हैं। उसका बाय द वे, और उसका रशिया को फायदा भी है। गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, तो रशिया की गैस बेच रहा है, यूरोप खरीद रहा है, तो उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है रशिया को। ये इनडायरेक्ट बड़ी अजीब सिचुएशन है। बट रशिया एक और गेम खेल सकता है, क्योंकि पुतिन देखिए ना, हर वक्त एक स्टेप आगे चल रहा है, कुछ गुगली मार रहा है देखा जाए तो। और ये एस्टिमेटेड है, वेस्टर्न इंटेलिजेंस भी कह रही है, और पुतिन ने पहले भी करा है। पुतिन क्या कर सकते हैं, जो ऑलरेडी गैस जा रही है इनकी यूरोप को, यूक्रेन के पाइपलाइन के थ्रू और नॉर्थ स्ट्रीम 1 के थ्रू। नॉर्थ स्ट्रीम 2 तो अभी रुक गई है, उस चालू ही नहीं हुई। पुतिन अपनी गैस सप्लाई यूरोप को कम कर सकते हैं। तो ऑलरेडी जो गैस प्राइसेस हाई है यूरोप में, कीमतें बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन हो रही है, लोकल जनता दुखी है, अपने पॉलिटिशियंस को ब्लेम कर रही है। अमेरिका में बाइडेन की क्लास इसी चक्कर में लगी हुई है कि गैस की प्राइस इतनी हाई, गैस मींस गैसोलिन और पेट्रोल इन अमेरिकन लैंग्वेज, इंग्लिश, राइट, कि नॉट गैस बट पेट्रोल की इतनी कीमतें बढ़ रही हैं। तो पुतिन स्मार्टली क्या कर सकते हैं, ठीक है, अपने पे थोड़ा लॉस लेंगे, थोड़ा कम बेचेंगे, थोड़ी सी गैस की कम सप्लाई कर दें। यूरोप में ऑलरेडी टेंशन है और मार्केट्स हैं, ये वो उछल रही हैं, कूद रही हैं, इन्फ्लेशन हो रही है, कि गैस आप पेट्रोल पंप में जाओ तो मतलब 1 लीटर आपको मानो $5 का मिल रहा है, और पुतिन ने सप्लाई में थोड़ी कम कर दी तो सडनली $6 हो गया। $6 हो गया तो वहां की जनता और दुखी अपने नेताओं पे, तो कर क्या रहे हो। पुतिन ये भी कर सकते हैं और करेंगे शायद कभी। ये इन्होंने पहले भी करा था, अभी आई थिंक दिसंबर में रशिया ने अपनी, देखिए ये ऑन द अदर हैंड ये गैस से पैसा कमा रहे हैं, ऑयल एंड गैस से पैसा कमा रहे हैं, राइट, तभी तो रशिया की इतनी फॉरेन रिजर्व बन गया है। बट दिसंबर या नवंबर में इन्होंने क्या करा था कि अपनी जो सप्लाईज हैं थोड़ी कम कर दी। कॉन्ट्रैक्ट होता है, गैस जब आप सप्लाई करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट है, तो ठीक है, पर उसमें थोड़ी वेरिएशन होती है। थोड़ी सी गैस सप्लाई आपको मानो 1000 लीटर पर डे देनी है, आपने 980 लीटर कर दी, 900 कर दी। और जब जर्मनी ने पूछा कम क्यों हो रही है, बोल दो भैया मेरा प्लांट की मेंटेनेंस हो रही है इसलिए कम कर दिया, एक लॉजिकल सा बहाना दे दिया, वहां पे गैस की प्राइस बढ़ गई। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है विशाल जी, आप इस बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा ये समझा दीजिए कि यूरोप किस हद तक अपनी एनर्जी सप्लाईज के लिए रूस पर निर्भर करता है, और अगर रूस
उस एनर्जी सप्लाई को रोकता है, गैस सप्लाई या बाकी चीजें, कितना असर यूरोप पर पड़ जाएगा? यूरोप मोर और लेस करीब 40%, यूरोप करीब 40% अपनी टोटल गैस, नेचुरल गैस के लिए रशिया पे डिपेंड करता है। और जर्मनी शायद 50 या 60%, इस तरह का कुछ नंबर है, मेजर नंबर है। रशिया बंद नहीं करेगा, बंद करेगा तो खुद मारा गया, क्योंकि कमाई वहां से होती है, ठीक है। बट वो गैस सप्लाई कम कर सकता है थोड़ी, ताकि यूरोप में प्राइस और बढ़े और यूरोप के पॉलिटिशियंस को दिक्कत आए। वन सेकेंड, बाय द वे, यूक्रेन की ऑक्यूपेंसी में रशिया को एक बहुत बड़ा और फायदा है, पता है क्या? रशिया की जो गैस जाती है, जो बड़ी एक पाइपलाइन है, यूक्रेन के थ्रू जाती है, राइट, यूरोप को सप्लाई करने। उस पाइपलाइन, क्योंकि पाइपलाइन वो यूक्रेन की धरती से जाती, तो यूक्रेन एक किराया चार्ज करता है, जिसे मानो टोल टैक्स करता है। तो यूक्रेन को साल के $2 बिलियन रशिया देता है। दुश्मनी है, पर देखो, काम करना है तो एक बेसिक में मिलके भी काम करना पड़ता है। तो $2 बिलियन सालाना रशिया यूक्रेन को देता है कि उस पाइपलाइन से उसकी गैस जाए। अब मानो कल को यूक्रेन की सरकार गिर गई, तहस-नहस हो गई, ये वो हो गया रूस के डोमिनेंस में, तो रूस ये $2 बिलियन क्यों देगा? किसको देगा? भैया मेरी पाइपलाइन है, जा रही है, चुपचाप जाने दे। तो रशिया के वो $2 बिलियन अलग से कमाई होगी। तो ये बड़ी नुआंसेस हैं यार इसमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर। आपने बताया कि अगले 12 से 24 घंटे में क्या कुछ हो सकता है। इस पूरी चर्चा के दौरान आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.